गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का बोध युक्ति क्लासेस में स्वागत है। आज 22 सितंबर है तो डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में आज हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हैं। सबसे पहले क्या है, तो आगे बढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको नज़र डालते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है संशोधित जीएसटी की दरें आज से लागू हो गई हैं। तो नई दरें लागू की गई है। जीएसटी आपसे और हमसे जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है, जिसमें आप लोगों को यह समझने की आवश्यकता है अगर इसमें कुछ भी परिवर्तन हो रहा है तो आपसे प्रश्न किस रूप से पूछा जा सकता है। एज ए एस्पेरेंट के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, यूपीएससी एस्पेरेंट, स्टेट पीसीएस एस्पेरेंट के तौर पर। तो आपको यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं, मेंस में आपको बनाए जा सकते हैं, इंटरव्यू में बनाए जा सकते हैं। तो निबंध में भी कुछ प्रश्न आपको यहाँ से कुछ सामाजिक दायित्व से संबंधित प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो हम चलिए देखते हैं, सारी चीज़ों को कवर करने का प्रयास करेंगे। भारत को विकसित देश बनाएंगे, 8 बदलाव के कदम। जैसे ही जीएसटी बदलाव की दौर से गुजर रहा है तो देश में बहुत से बदलावों की मांग भी उठी हुई है। हालांकि सरकार इसके पीछे बहुत से कार्य कर रही है, फिर भी आपको यह समझने की आवश्यकता है कि कुछ महत्वपूर्ण 8 बदलाव है जिसमें हम कुछ संरचनात्मक बदलाव कर देते हैं। संरचनात्मक बदलाव करते हैं तो जो हमारा 2047 का लक्ष्य है @ आपको वो और भी जल्दी प्राप्त होने की उम्मीद है। तो इसके संबंध में क्या नीतियां हो सकती हैं, उस पर एक टॉपिक आया हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह मेंस और इंटरव्यू दोनों जगह आपको काम देगा। साथ ही साथ निबंध में यह इससे संबंधित कुछ फैक्ट आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको विगत वर्षों में देखे होंगे विकसित भारत से संबंधित प्रश्न पूछा है निबंध में, तो वहाँ पर यह काम देगा। नेक्स्ट है, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। जैसा कि आप लोगों को पता है, जब 2 राष्ट्र सिद्धांत पर संयुक्त राष्ट्र में सम्मेलन हुआ था उसी समय घोषणा कर दिया गया था कि 21 सितंबर तक अगर इजराइल इस संबंध में कुछ निर्णय नहीं लेता है तो हम घोषणा कर देंगे, जिसमें ब्रिटेन सबसे आगे था, उसके बाद कनाडा, ऑस्ट्रेलिया भी उसके साथ थे। तो इसके संबंध में कुछ बहुराष्ट्रीय संबंध स्थापित होंगे। साथ ही साथ आपको ध्यान रखिएगा, जो अरब देशों में कुछ बदलाव के तत्व भी देखने को मिलेंगे। वहाँ पर नीतिक संबंधी बदलाव होती हुई दिखेंगी। फिर आपको दो से अधिक राष्ट्रों के बीच संबंधों को लेकर भी कुछ बदलाव के कदम देखने को मिलेंगे। तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट को हम लोग देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है, जो पैसिफिक रिच 2025 का आयोजन हुआ है। तो हाल ही में इससे भारत के कुछ आईएनएस वहाँ पर गए हैं, तो यहाँ से संबंधित कुछ पीटी फैक्ट हम लोग देख लेंगे। लास्ट में देखेंगे ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन, जो 2 दिवसीय आयोजन होता है, तो इसके संबंध में हम कुछ पीटी फैक्ट को देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप बोध युक्ति क्लासेज उसके विभिन्न प्लेटफॉर्म है, तो आप उसे जरूर फॉलोअप कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक को देखते हैं। तो देखिए, जैसे ही हम बात करते हैं संशोधित दरों की बात कर रहे हैं, तो जीएसटी की बात कर रहे हैं। तो जैसे 8 वर्ष पहले 2017 में यह जब आया था तो बोला जा रहा था एक देश एक टैक्स। आप लोग बहुत सुने होंगे, एक देश एक टैक्स या एक कर भी बोला जा रहा था। बदलाव के तत्व यहाँ देखने को मिले थे। तो क्या एक टैक्स लागू था? हाँ, बहुत से वस्तुओं पर एक टैक्स की दरें अपनाई गई थी, जिसमें हम 0% की बात करते थे, 0%, 5%, इस तरीके का स्लैब बनाया गया था, विभिन्न स्लैब थे। तो यहाँ पर बहुत से जो इनडायरेक्ट टैक्स थे उसको क्या किया गया, कुछ स्लैबों में शामिल किया गया, जिससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क्या हुआ था, लाभ तो हुए ही थे। क्योंकि आपको देख रहे होंगे जीएसटी संग्रह में आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। विगत 5 वर्षों का आंकड़ा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जिसमें आप वृद्धि दर आपको रहा है। तो इस तरीके से जो टैक्स संग्रह है, टैक्स लेने की जो प्रवृत्ति है, उसमें क्या हुआ, बदलाव तो आया था, प्रवृत्तियां बदलाव आया था, पर इसके साथ साथ कुछ बातें उभर कर सामने। क्या ये टैक्स और भी दायरा सीमित किया जा सकता है लोगों तक हम बात कर रहे हैं इस 8 वर्षों में, लोगों तक का जो उनका जेब है उसमें अधिक हम पैसे दे सकते हैं या उनकी बचत करवा सकते हैं, यह सबसे इम्पॉर्टेंट था। आप जैसे ही जानते होंगे, ये जितना पैसा हमारे जेब में होगा उतना ही हम मार्केट में क्या कर पाएंगे, इन्वेस्ट कर पाएंगे। वो किसी रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्वेस्ट करते हैं, वस्तुओं की खरीद करते हैं, या हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उनमें इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे पुनः घूमकर बाजार ही मजबूतीकरण होता है। तो जितना हम लोगों के जेब को मजबूत रखेंगे उतना ही हमारा अर्थव्यवस्था मजबूत होगा। यह
बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट था जिसको समझने की आवश्यकता थी। तो हाल में जितने मांग किए गए, तो 2017 में जो 8 वर्ष की जीएसटी प्रणाली को कब 22 सितंबर 2025 से अप्रत्यक्ष कर में सबसे बड़े बदलाव के तौर पर यह देखा गया है। यहाँ बदलाव किए गए हैं। अब ध्यान रखिएगा 22 सितंबर से ही यह लागू कर दिया गया है। जो अगली पीढ़ी जिसे जीएसटी 2.0 भी बोला जा रहा है, जीएसटी 2.0। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से आपको मेंस में भी प्रश्न पूछे जाएंगे, इंटरव्यू में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग तैयार रहिएगा, यहाँ से प्रश्न लगातार देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, सामाजिक दायित्व को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक इकोनॉमी की बात की जाएगी, आर्थिक बदलाव क्षेत्र की बात की जाएगी। निबंध में यहाँ से प्रश्न आपके बनाए जा सकते हैं, जहाँ पर जीएसटी का आप जिक्र कर सकते हैं, जीएसटी के नए प्रारूपण का। रीजन उसके पीछे है कि यह सरलीकरण बनाएगा, लोगों तक पहुंच अधिक बनाएगा, वस्तुओं की खरीद क्षमता को बढ़ाएगा, जिससे आर्थिक इकोनॉमी, जो हमारा आर्थिक गतिविधियां और भी मजबूत होंगी। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें याद रखिएगा। बचत बढ़ेगी, लोगों के पास अपनी पसंद की चीज़ें ज़्यादा अधिक आसानी से खरीद पाएंगे, जिससे क्या होगा, मेक इन इंडिया प्रोग्राम। ध्यान रखिएगा, एक बात बोली जा रही है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम में या आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग हब डेवलप करने की बात की जा रही है। तो इधर इसका सीधा सा अर्थ समझिएगा, जितना पैसा हमारे पास होगा लोगों के पास, लोग कहने का मतलब हम जैसे आम लोग भी हो सकते हैं और हमारी पूंजीपति वर्ग भी हो सकते हैं। पूंजीपति वर्ग जो बड़े बड़े उद्योग लगाते हैं, उनके पास पैसे अधिक बचेंगे। कुल मिलाकर बात यह कही जा रही है, जिससे क्या होगा, दुकानदार होंगे, व्यापारी, उद्यमी, सभी को बचत मिलेगा। और यह भी आपको पता होगा, पूजा उत्सव अब स्टार्ट हो गया है, जो लाख, और मैंने आप लोगों को कभी याद होगा डीएनए में पहले भी बताया था, हमारा इकोनॉमी क्यों नहीं अमेरिकी इकोनॉमी की तरह क्लैश कर जाता है पूरी तरह, या यूरोपियन कंट्री जैसा क्लैश कर जाता है, क्योंकि हमारे देश में पूजा का दौर होता है, जहाँ उत्सवों का दौर होता है, जिससे खरीद बिक्री, रोटेशन वे पर क्या होता है, विभिन्न धर्मावलंबियों का पर्व त्यौहार होता है, जिससे जो पैसे घरों में फंसा रहता है वो मार्केट में खरीद, वस्तुओं की खरीद के साथ ही संरचनात्मक रूप से क्या होता है, दौड़ने लगता है, जिससे क्या होता है, हमारे पास धीमी ही अर्थव्यवस्था रहती है, पर हम उस रूप से आर्थिक महामंदी के दौर से नहीं गुजरते जैसा कि अमेरिका गुजरता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ बाजार में जो पैसे हैं वो किसी के संरचनात्मक व्यवस्थाओं के आधार पर नहीं निकल पाता है। तो यह चीज़ें आपको समझनी होगी। तो यह बहुत ज़रूरी होता है, जब हम उत्सव के दौर में गुजर रहे हैं तो हमारा इकोनॉमी भी बूस्ट करेगा, और उसमें अगर ये बदलाव आ गए हैं तो और भी खरीद की मात्रा बढ़ेगी, लोग और भी पैसे इन्वेस्ट करेंगे मार्केट में, तो जिससे हमारा कुल मिलाकर क्या होगा, हमारा बचत उत्सव जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं और भी हमारे इकोनॉमी को फायदा देगा। तो कुल मिलाकर बात यही है, नागरिक देवो भव एक नारा दिया गया प्रधानमंत्री के द्वारा इस कॉन्सेप्ट में। तो आपको ये थोड़ा सा याद करके रखना है कि नागरिक देवो भव किससे जुड़ा हुआ मामला है। अब कुल मिलाकर जब हम इसकी बात कर लेते, जीएसटी संरचना की देख लेते हैं, तो जैसे कि पहले जो 2017 में जीएसटी आया था, तो ध्यान रखिएगा उस समय कुल मिलाकर आपको 4 संरचनाएं बनाई गई थी, जिसमें सीजीएसटी अर्थात केंद्र सरकार का जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, राज्य के द्वारा एकत्रित किया जाने वाला जीएसटी संग्रह, आईजीएसटी, अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर केंद्र द्वारा एकत्र किया जाने वाला कर था, यह संरचनाओं में लाया गया था। फिर उसके बाद यूटी जीएसटी अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू किया गया था, जिसमें करों का दर जो बना कर रखा गया था, जो कुल मिलाकर ध्यान रखिएगा 0%, 5%, 12%, 18% और 28% जो वस्तुओं और सेवाओं के आधार पर लगाया जाता था। तो इस प्रकार के स्लैब बनाए गए थे, 5 स्लैब बनाए गए थे पूरा जीएसटी संग्रह करने के लिए। जो अब क्या हुआ है, कुल 3 स्लैब बना दिए गए। हालांकि महत्वपूर्ण रूप से जिससे हम और आप से जुड़े हुए हैं, हम और आप जिससे जुड़े हुए, जिसमें आवश्यक वस्तुएं आती हैं, आवश्यक वस्तुएं और विलासिता वाली वस्तुएं रोजमर्रा। फिर उसके बाद आपको ध्यान रखिए विलासिता 40% लगा दिया गया, और आवश्यक वस्तुओं का 2 कैटेगरी बनाया गया, जिसमें आपको अलग अलग स्लैब बनाई गई है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि कुल मिलाकर 3, जिसमें हम बात करते हैं, जब हम जीएसटी की बात करें तो यह लाया गया था एकीकृत कर प्रणाली के कॉन्सेप्ट का, अर्थात पूरा देश में एक कर व्यवस्था होगा, जहां पर हम एक राष्ट्र एक कर का कॉन्सेप्ट दिए थे आपको, जो जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया। और यह 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था अप्रत्यक्ष कर के तौर पर, और एक संविधान संशोधन लाया गया था, जिसमें हम 101 संविधान संशोधन 2016 बोलते हैं। यहाँ से काफ़ी प्रश्न आपको पीटी में प्रश्न पूछे गए हैं। अब ध्यान रखिएगा, यह वित्त मंत्रालय और जीएसटी परिषद के माध्यम से आपको लागू किए जाते हैं। जीएसटी परिषद
एक बनाया गया था जहां पर राज्यों की भी भूमिका होती है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना। अब वर्ष 2024-25 के आंकड़े जो हम दे इसके लिए, तो ध्यान रखिए जो बजट में इसकी बात की गई है, तो 22.08 लाख करोड़ रुपये का क्या किया गया, रिकॉर्ड स्तर पर इसका संग्रह किया गया। जो वार्षिक वृद्धि दर, ध्यान रखिएगा वर्ष दर वर्ष कितने दर आधार वर्ष पर बढ़ रहा है, तो 9.4% से वृद्धि को दर्शाता है। अर्थात प्रत्येक वर्ष 9.4% से क्या हो रहा है, संग्रह में वृद्धि हो रही है। तो यह कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमी को और भी बूस्ट कर रहा है। तो कुल मिलाकर बेसिक में आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा जीएसटी 2.0 में जो बात की जा रही है, सरलीकृत आपको जीएसटी संरचना या जीएसटी 2.0 बोला जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा जो 4 दरें थी पहले, 0% अलग से वो दर आपको याद रखना है। 0% एक अलग कर था जिसमें हम बात करते हैं जब ये 4 मुख्य दरें थी जहाँ 5%, 12%, 18%, 28%, जहाँ से टैक्स संग्रह किया जाता था, उसको मुख्य स्लैब में डाल दिया गया। सरल बना के आवश्यक वस्तुएं, समान वस्तुएं जो हमसे और आपसे जुड़ी हुई है, हमसे और आपसे जुड़ी हुई हैं, जिसमें 2 कैर आपको ध्यान रखना, आवश्यक वस्तुएं, आवश्यक और एक समान श्रेणी का। आवश्यक जो हमारे लिए बहुत नीड्स की, जो बिना उसको खरीदे हम लोग रह नहीं सकते। समान में हम लेंगे भी तो काम चल जाएगा, नहीं भी लेंगे तो काम चलेगा। तो इस कहने का अर्थ यह है। तो जो आवश्यक वस्तु जैसे हमारा आटा, चावल, दाल ये सब है, वो सब श्रेणी 5% वाले श्रेणी में डाल दिया गया और 18% समान वस्तुओं की श्रेणी में डाल दिया। इसके अतिरिक्त एक विलासिता, लग्जरी वस्तुओं पर, जैसे आप बड़े कार खरीदते हैं या इस तरीके से अल्कोहल खरीदते, तंबाकू खरीदते, पान मसाला खरीदते हैं, तो उस पर 40% का एक विशेष दर लगाई गई, एक अतिरिक्त शुल्क लगाया गया। ये चीजें याद रखिएगा। तो 3 स्लैब याद रखिएगा, मुख्यतः 2 स्लैब, उसके बाद एक अतिरिक्त विलासिता वाला स्लैब याद रखिएगा। अब ध्यान रखिएगा जो सिर्फ 5%, 18% टैक्स स्लैब होंगे, जिनमें जो सामानों का 12% टैक्स था, उनमें 99% चीजें अब 5% के दायरे में आ गए। जो 12% पहले श्रेणी हुआ करता था, वो अब 5, जो पहले जो जीएसटी 1 पॉइंट हम बात कर रहे हैं 1.0 में जो 12%, जीएसटी 1.0 जो 12% का स्लैब होता था, जिसमें 90% वस्तुएं शामिल थी, अब वो आ गया है 5% स्लैब वाले में। तो ये थोड़ा सा फैक्ट याद रखना है। तो इस तरीके से क्या होगा, बदलाव के क्षेत्र आएंगे। अब ध्यान रखिएगा देश की समृद्धि को स्वदेशी के मंत्र से शक्ति मिलेगी। साथ ही प्रधानमंत्री के द्वारा आत्मनिर्भर भारत की बात की गई, मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दे। हालांकि भारत पहले से ही आपको मेड इंडिया प्रोग्राम को लेकर, आत्मनिर्भरता को लेकर चर्चाएं करता रहा है। तो इसके संदर्भ में कुछ चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त एक बात याद रखिएगा, यहाँ से देखिए प्रधानमंत्री ने एक बात बोली है, सुधार तक अनुरोध चलने वाली प्रक्रिया है। तो इस लाइन को याद रखिएगा, यह आपसे कहीं भी प्रश्न बना के पूछा जा सकता है मेंस में, या निबंध में एक शीर्षक ही दे देगा, आपके जीवन में सुधार एक अनुरोध प्रक्रिया है। तो आपको उस पर निबंध लिखना होगा, ऐसे लिखना होगा। तो ये लाइन को थोड़ा सा अच्छे से कट कर लीजिएगा, आगे काम दे देगा आप लोगों को। क्योंकि यहीं से देखिए जो चर्चा के विषय रहते प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्रियों के द्वारा, या लोकसभा, राज्यसभा या हमारे विधानसभाओं में जब ये बात बोली जाती इस तरीके से, तो वहां से डायरेक्ट आपको निबंध के क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा एक्टिव मोड में काम करना है। चलिए इसके बाद हम जब सरली संरचना में आते हैं जीएसटी का, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा जो दरों में परिवर्तन होगा, तो रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं, 1 सेकेंड, रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं ध्यान रखिएगा, पहले कितना था अब कितना होगा। जैसे तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट जो आप लोग यूज़ करते हैं, शेविंग क्रीम यूज़ करते हैं, वो पहले 12% स्लैब में आता था, वो 5% के स्लैब में आ गया। देखिए यह मेंस का जब आंसर राइटिंग कीजिएगा, अगर जीएसटी से प्रश्न आता है तो ध्यान रखिए इस प्रकार का फ्लो चार्ट डायग्राम आप लोग जरूर बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, लगातार प्रैक्टिस कीजिए। क्या होगा, आंसर लिखने में जब आपका इंटरेस्ट जग जाएगा, आपकी कॉपी एक अलग तरीके से दिखेगी, तो नंबर अधिक मिलेंगे। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस का चीज़ है और कुछ नहीं है, 2-4 अभ्यास कीजिएगा, सभी चीज़ें ठीक हो जाएगी। जैसे मक्खन, घी, पनीर, डेयरी स्प्रेड आपको 12% था, अब 5% के स्लैब में आ गया। वैसे ही नमकीन, भुजिया, मिक्सर आपको खाते थे, पहले आपको 12%, अब 5%, और जो फिर
फीडिंग बोतल होते थे, नैपकिन, क्लीनर्स, डायपर होते थे, वो 12% पे, तो अब आ गया है वो 5% के स्लैब में। सिलाई मशीन, पुर्जे, बर्तन इत्यादि पहले 5% स्लैब में, अब 12% स्लैब में था, अब 5% के स्लैब में आ गया। तो ये चीज़ें याद रखिए। अब ध्यान रखिए, शिक्षा क्षेत्र में भी बदलाव आया है, बहुत महत्वपूर्ण है यह, क्योंकि जैसे 18% GST लगता था पहले, अब है कुछ कुछ चीज़ें बदलाव आए, जैसे नक्शे, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल इत्यादि में पहले 12% GST लगता था, अब 0 हो गया। तो ये थोड़ा सा याद रखना, अब 0 हो गया, उस पर 1 रुपया भी GST नहीं लगेगा। जैसे शार्पनर, कैंस, कॉपी जो 12% होता, अब 0 हो गया। रबड़ पर 5% 0 हो गया। तो इस तरीके से थोड़ा सा राहत मिलेगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में भी AC, टेलीविज़न 12 इंच से अधिक वाले में पहले 28% का टैक्स लगता था, अब 18% का टैक्स हो गया, अर्थात आपसे यहाँ पर पैसे कम लगेंगे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको कुछ 2-3 प्रश्न बना सकते हैं कि टैक्स में कमी से उपभोक्ताओं को क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा। तो आपको यहाँ से इस स्लैब से आपको लाभ की श्रेणी में याद रखना। वहीं स्वास्थ्य जीवन बीमा और पर 0 कर लगा दिया। जैसे स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर पहले 18% का लंबे समय से यह मांग उठ रही थी कि भारत जैसे देश में जहां पर स्वास्थ्य बीमाएं प्रचार करने की आवश्यकता, अधिक लोगों तक पहुंच बनाने की आवश्यकता है, अगर उसमें हम 18% जो टैक्स लग रहा है GST का, उसको कम कर देते या न के बराबर कर देते हैं, तो लोगों में बीमा खरीदने की, पॉलिसियां खरीदने की प्रवृत्तियां बढ़ेंगी। हालांकि ध्यान रखिएगा, ये कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां इसमें अपनी 2-4 बातें भी शामिल कर लेगी, कुछ चोर दरवाजा भी निकालेगी, तो सरकार इसके लिए एक्टिव है। फिलहाल ध्यान रखना है आपको कि जो जीवन बीमा है, LIC है, या स्वास्थ्य बीमाएं हैं जो हम लोग कराते, उसमें अब 0 लगेगा। साथ ही साथ थर्मामीटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, जो ग्लूकोमीटर है, टेस्ट स्ट्रिप है, वो सब 5% स्लैब में आ गया है। नजरे के चश्मे, जो चश्मा आप लोग पहनते हैं, उसमें भी 5% का आपको शामिल कर दिया गया है। अब है सबसे इंपॉर्टेंट 40% का लग्जरी जो बनाया गया है, जो विशेष स्लैब बनाया गया है। ध्यान रखिए, लग्जरी वस्तुएं, महंगी कारें, कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर, सोडा वाले अन्य पेय, जैसे आप कोका कोला पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, इस प्रकार के हानिकारक वस्तुओं को शामिल किया, ताकि लोग इससे क्या हो, बाहर हो। आपको याद होगा प्रधानमंत्री बार बार क्या बोलते हैं, मोटापा वाला कॉन्सेप्ट याद है? मोटापा के लेकर प्रधानमंत्री बात कर रहे थे, लाल किला के प्राचीर से भी ये बात कह रखे, विभिन्न संबोधनों में अपनी बात कर रखे। इसका मुख्य कारण है कोल्ड ड्रिंक के अधिक सेवन। खाना खाते हैं लोग, कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू कर देते हैं, उनको गैस निकलता है, बोला उनके द्वारा बोला जाता है, पर वो कहीं ना कहीं हानिकारक, हमारे शरीर में हानि पैदा करती है, जिसके कारण सरकार अगर अधिक टैक्स लेगी तो लोग क्या करेंगे, उसकी खरीद की मात्रा में कम आएगी। ऐसी बातें उनके द्वारा कही जा रही है। अब ध्यान रखिएगा, अब है कि इसमें वस्तु जो 309 वस्तुओं पर 5% कर लगाया गया है। ध्यान रखिएगा, आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है, कितने वस्तुओं पर 5% का स्लैब है? तो 309 वस्तु, 274 वस्तुओं पर 12% का टैक्स लगाया गया। तो इस तरीके से आपको वस्तुओं को लेकर याद रखिएगा। फिर उसके बाद 61 वस्तुओं पर आपको 18% का टैक्स आपको पहले था, अब क्या है, आपको 51% कर दिया गया है। वहीं आपको ध्यान रखना, पहले की 28% कितना था, 46 वस्तुओं पर 28% टैक्स था, अब 0% हो गया। ये सब सारे फैक्ट याद रखिएगा। और 40% में अब 18 वस्तुएं शामिल कर गई है, जो आपको विशेष श्रेणी 40% वाले विशेष श्रेणी में आता है। तो इस तरीके से कुछ फैक्ट को याद करना है आपको, प्रश्न के तौर पर आपके मेंस आंसर राइटिंग को इनरिच कर देगा। डाटा फैक्ट के साथ अगर आंसर को लिखते हैं तो यह मान के चलिए आपका उत्तर अन्य अभ्यर्थियों से बेहतर होगा। साथ ही साथ याद रखिएगा, यहाँ पर संबोधन में कुछ बातें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी के द्वारा बोली गई। जैसे आपको याद रखना, गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, किसान, महिलाएं, व्यापारी और दुकानदार, सभी वर्गों को लाभ मिलेगा। तो आपसे यहाँ प्रश्न पूछ सकता है कि GST में बदलाव या GST 2.0 में बदलाव के साथ साथ यह वर्ग का नाम लिख देगा, किस प्रकार के बदलाव या लाभ के हित पहुंच सकते हैं, सरकार इसके लिए और भी क्या कर सकती है, इस प्रकार से कुछ कोटेशन आपको दे सकता है। फिर दूसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ी राहत मिलेगी, इससे देश में अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। कैसे मिलेगी? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, अधिक पैसे लोगों के पास आएगा तो इन्वेस्ट की मात्रा बढ़ जाएगी, पूंजी निर्माण होगा, जिससे लोग इन्वेस्ट कर पाएंगे मार्केट में। तो इस तरीके से चीजें याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है ना? इस तरीके से आपको चीजों को याद करना है। चलिए, इसके अतिरिक्त कुछ चीजें हैं, जैसे आपको क्या और याद करनी है कि जब GST आवश्यक वस्तुओं के लिए राहत की बात करते हैं तो बहुत से चीज़ों में, जैसे आपको अल्ट्रा हाई जो टेम्परेचर वाले दूध होते हैं, जैसे दूध हम लोग रखते हैं उसको
उसके लिए, फिर पनीर, भारतीय ब्रेड इत्यादि पर क्या होगा कि जीएसटी हटा दिया गया, पूरी तरह हटा दिया। स्वास्थ्य बीमाओं में हटाया है, कुछ किए गए हटा दिया गया। उपभोक्ता वस्तुओं में वहाँ पर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया। फिर आपको चिकित्सा उपकरण, स्वास्थ्य उपकरणों में 33 जीवन रक्षक दवाइयों में जीएसटी 12% घटाकर कितना कर दिया, शून्य कर दिया। तो 33 जीवन रक्षक दवाएं जो होती है, जिस पर लिस्टिंग अलग से कभी मैं दे दूंगा, उतना भी डीप नहीं पूछना, पर याद रखना इतना तो शून्य कर दिया गया है। नहीं तो हर चीज़ के जड़ में जाने का प्रयास कीजिएगा तो आपको करंट अफेयर्स के समुद्र में गोता खाते रह जाइएगा। तो कम से कम उतनी चीज़ें याद रखिए जितना से काम चल जाए। चलिए आगे बात करते हैं। तीनों महत्वपूर्ण दवाओं में 5% घटाकर शून्य कर दिया गया है, जो दुर्लभ रोगों के प्रयोग की बात करें। वही कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में याद रखिएगा, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कंपोस्टर जैसे जो कंपोस्टर जो मशीन होते हैं उसके लिए 12% घटाकर 5%। तो इससे क्या होगा, किसानों के भी जो लागत मूल्य है वो कम होगा, जो वस्तुएं खरीदते हैं उनके मूल्य में कमी आएगी। सल्फ्यूरिक एसिड याद रखिए, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया जैसे उर्वरक इनपुट में क्या किया गया, 5% कर दिया गया। तो आपको ये याद रखना है, उर्वरकों में क्या किया गया, बदलाव किए गए। 5% टैक्स स्लैब में कर दिया गया, जो पहले 18%। हस्तशिल्प, संगमरमर और चमड़े की वस्तुओं का जो श्रम प्रधान वस्तु हुआ करता था उसमें जीएसटी 12% घटाकर अब 5% कर दिया गया। तो इस तरीके से ये उद्योग भी बढ़ावा मिलेगा। लगातार चमड़ा उद्योग जो आपको देखते होंगे, इसमें चर्चाएं होती थी कि बदलाव के केंद्र बिंदु लाने चाहिए सरकार को। तो यह सरकार अब बदलाव के क्षेत्र देख रहे हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा कि इससे क्या लाभ, पीछे तर्क क्या दे रहा है, सरकार क्या बोल रही है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें इन सभी घटनाओं में, तो सरकार का पक्ष यह बोला जा रहा है कि कम कीमतें उच्च मांग होंगी, कीमत कम होगा। इकोनॉमी का यह रूल है, कीमत कम मांग ज़्यादा हो जाएगा, डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, जिससे उत्पादन भी अधिक करेगा। जो उद्योग है वो उद्योग भी उत्पादन अधिक करेगा। तो इससे क्या होगा, रोजगार क्रिएट होगा। रोजगार क्रिएट होगा तो पैसे लोगों के पास आएंगे, पैसे आएंगे तो फिर क्या होगा, हमारा इकोनॉमी सर्कुलेट होगा, क्योंकि निवेश होगा। फिर आपको क्या होगा, सब्स्टिट्यूट के तौर पर कि निवेश पूंजी का निर्माण होगा। पूंजी निर्माण होगा तो फिर उद्योग धंधों को बढ़ावा मिलेगा, जो अन्य उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। तो इस तरीके से बदलाव के तत्व आपको देखने को मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, एमएसएमई क्षेत्र का समर्थन प्राप्त होगा, जैसे सीमेंट, ऑटो पार्ट्स, हस्तशिल्प जैसे उद्योगों क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लोगों के पास पूंजी होगा, इन क्षेत्रों को और भी पैसे बचत होंगे। कुल मिलाकर बात यह, और ये उद्यमशीलता और रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जाए मिल सकता है इससे। साथ ही साथ आपको अनुपालन में सुगमता होगी, अर्थात सरलीकृत कर संरचना, जिसमें 2 स्लैब बना दिए गए, एक अन्य विशेष स्लैब बना दिए, जिससे क्या होगा, वस्तुओं का कैटेगराइजेशन अधिक अच्छे से किया जा सकेगा। कर विवादों का समाधान में कमी आएगी। कर विवाद जो होगा, उसका कर विवाद पहले तो कम होंगे, साथ ही साथ उसका समाधान तंत्र भी जल्दी हो पाएगा। इसके साथ साथ याद रखिए, व्यापार कर पर आधार होगा कि तर्क संगत करें स्वैच्छिक अनुपालन के लिए तय की जा सकेगी। फिर अधिक करदाता जुड़ेंगे, जिससे आपको आधा चौड़ा दीर्घकालिक सरकारी राजस्व मजबूत होगा। इस तरीके से कुछ बदलाव के तत्व आ सकते हैं। विनिर्माण में मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा मिलेगा। इससे क्या होगा, वस्तुओं को लेकर घरेलू मूल्यवर्धन में वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर बात करेंगे हम मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, और भी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, सामाजिक सुरक्षा और समानता भी बढ़ेगी। जैसे जीवन रक्षक दवाओं में आवश्यक सुधार जो किए गए हैं, उससे क्या होगा कि स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच अधिक लोगों तक हो पाएगी। इसके साथ साथ सामाजिक न्याय और समानता को लेकर चिंताओं का समाधान होगा। मैं यही बात बोल रहा था उस समय कि निबंध में प्रश्न क्या पूछेगा, कि आपको यही प्रश्न बना के पूछ सकता, सामाजिक न्याय और समानता को लेकर जीएसटी 2.0 किस प्रकार के बदलाव कर सकते हैं। देखिए, हमारे भारत जैसे देश में स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी समस्या लेकर आती है, कि यहाँ पर लोगों तक अधिक अवसर नहीं पहुँच पाते, लोगों तक अधिक सुविधाएं नहीं पहुँच पाती, लोगों तक हाई क्वालिटी इक्विपमेंट नहीं पहुँच पाते। तो इस तरीके से क्या होगा, जब टैक्स में कमी आएगी, टैक्स जैसे कम लिया जाएगा तो मूल्य में कमी आएगी, तो लोगों के जेब से पैसे कम लगेंगे। इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे आपको आयुष्मान भारत कार्ड याद होगा। आयुष्मान भारत कार्ड याद होगा, जो क्या करता है, आपको 5 लाख तक का पहले सुविधाएं दी जाती, तब विशेष रूप से 10 लाख भी कर दिया गया है। तो गरीबों को अस्पताल में पहुंचने के लिए एक मार्ग दे दिया, वो कम से कम अब अस्पतालों तक पहुंच पाते हैं। अस्पतालों में क्या होता है, उनका संबंधित जो लिस्टिंग होता है उसमें बीमारियों का, उससे संबंधित जो भी बीमारी होगा
उस कार्ड धारक को उसका इलाज कराया जाता है। पहले क्या होता था, पहुंच ही नहीं पाते थे लोग अपने घरों में जो भी कमाते थे उसका 80% से लेकर 60 से 80% तक लेकर अपना खर्च कर देते थे झोला छाप डॉक्टरों को लेकर, या तो अपने नज़दीकी किसी भी दवा केंद्र में जिस पर कोई डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता था, डॉक्टर की कोई राय नहीं होती थी। अब क्या होता है, सभी लोग एक संस्थागत स्वास्थ्य सेवाओं को ले पा रहे हैं। वो कम से कम क्या हो पा रहे हैं, अस्पताल तो पहुंच पा रहे हैं। वो एक सुविधा दिया था आयुष्मान भारत कार्ड। अब यह भी क्या करेगा, जैसे ही मान लीजिए कि आयुष्मान कार्ड भारत उसको तो दे रहा है, कार्ड सुविधाएं दे रही है, साथ ही साथ आप सामाजिक और समानता संबंधी जो चिंताएं हैं, लोग पर पैसे बचत, वो भी अब एक एक्स्ट्रा सपोर्ट के तौर पे ये काम करेगा। तो लोग अब क्या करेंगे, अधिक चीज़ों को कर पाएंगे, ले पाएंगे, सामान उसका काम कर पाएंगे। तो संसाधन आवंटन और उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगा। अप्रत्यक्ष करों समाप्त होने से दरों का युक्तिकरण हो पाएगा, कर प्रणाली सरल हो पाएगी। इससे संसाधनों में बेहतर आवंटन होता हुआ उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगा। तो ये सब सुधार आपको देखने को मिल जाएंगे। कुल मिलाकर यही बात हो रही है। चलिए एक प्रश्न है, प्रश्न को देखिए। चलिए प्रश्न है कि तंबाकू और पान मसाला जैसे वस्तु पर जीएसटी 2.0 के तहत कितने प्रतिशत कर लगाया गया? 18%, 28%, 35%, 40%। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, पर एग्ज़ाम में जैसे ही आप 2-4 महीने 5 महीने बाद इस क्वेश्चन को देखिएगा, यही आंकड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करना है, रिवीजन करना है। तो इसका सही उत्तर कमेंट सेक्शन में देना है। और ध्यान रखिए, जिनका मेंस है वो पीटी के क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे, वो केवल मेंस वाला जो क्वेश्चन एक दिया जाता है उसका प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसका उत्तर दीजिएगा। नेक्स्ट है, जीएसटी 2.0 के अंतर्गत 5% स्लैब किस प्रकार के वस्तुओं पर लागू है? विलासिता की वस्तुओं पर, आवश्यक वस्तुओं पर, निर्यातित वस्तुओं पर, आयातित वस्तुओं पर। बहुत इजी क्वेश्चन है, पर आने वाले समय में यह बहुत ही मुश्किल बना देगा। चलिए दूसरा टॉपिक पर आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यह पूरी तरह मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट टॉपिक है। तो यहाँ से प्रश्न आपसे बनाए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं मेंस और इंटरव्यू में। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या है कि बात हो रही है, जैसे ही हम जीएसटी की बात करते हैं, जीएसटी सुधार की बात करते हैं, या कुल मिलाकर हम बात कर रहे हैं आर्थिक सुधार की बात कर रहे हैं, या नीतिगत किसी फैसले की बात कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर यह समझने की आवश्यकता है कि जो हम 2047 का लक्ष्य जो रखे हैं, एट द रेट 2047 का जो लक्ष्य रखे हैं, भारत को इसको प्राप्त करने में किन किन संरचनात्मक बदलाव की आवश्यकता होगी, यह बात बोली जा रही है। तो कुल मिलाकर जब हम इसकी बात करते हैं कि संरचनात्मक बदलाव है क्या, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, हम बहुत सी पूरा व्यवस्थागत कमियां से झेल रहे हैं। बहुत से ब्रिटिश कालीन कानून हमारे देश में लागू है, तो उसमें बहुत से सरकार के द्वारा बहुत से सुधार भी किए जा रहे हैं, और भी सुधार की आवश्यकता है। न्यायिक व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। टैक्स में सुधार की आवश्यकता है। टैक्स बहुत बड़ा एक जो दरें हैं वो बहुत बड़ी समस्या है, लोगों तक अधिक पैसे उगा ले रहा है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बात करें, रोड टैक्स के बारे में बात करें, एक तो हम गाड़ी खरीदते उसका टैक्स देते हैं, रोड पर चलते उसका टैक्स देते हैं, उसके लिए पहले ही पे कर लेते हैं, फिर हम हाईवे का यूज़ करते हैं, उसके लिए अलग से टोल टैक्स लगा के लिया जाता है। तो इस तरीके से टैक्स जो है, फिर उसके बाद बहुत से आप देखते होंगे श्रमिकों के लिए बेहतर नियम कानून नहीं है, जिसका अनुपालन बेहतर से नहीं हो पाता है। कुशल कामगार अकुशल कामगार के लिए जो वेतन भत्ता है वो भी एक समस्या के तौर पर है। साथ ही साथ आप देखते होंगे जो संस्थागत निवेश है, असंस्थागत निवेश है, उसमें भी कहीं ना कहीं समस्या देखने को मिलती है। तो यही सब बातें की जा रही है इसमें। तो विकसित भारत देश के लिए 8 बदलाव के कदम आपको बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर समझिएगा कि 1750 में जब हम बात कर रहे हैं कि विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत हुआ करता था, जब अंग्रेज हमारे देश में नहीं आए थे। तो इस तरीके से समझिएगा सॉरी।
ब्रिटिश शासन जब 20वीं सदी तक आते आते अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद कर दिए, क्योंकि उनका पॉलिसी ही था अपने देश में ले जाना, यहाँ से लूटो, अपने उपनिवेश जहाँ जहाँ उसने स्थापित किए थे वहाँ से पूरा पूंजी अपने देश में ले जाना, औद्योगिकरण करना, उसी के कच्चे माल से बना के महंगे रुपयों में हमें बेचना, इसका पुराना पॉलिसी था, जिसमें भारत सबसे ज़्यादा, भारत को लूटा गया। पहले सोने की चिड़िया बोला जाता था भारत, पर अंग्रेज जाते जाते हमें कंगाल, गरीबी, बदहाली का एक दौर दे दिया गया। अब ध्यान रखिएगा 1991 में कुछ सुधार किए जाते हैं, जिसके बाद भारत वर्तमान में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनती है। तो इस यहाँ पर इतने लंबे समय में जो बदलाव के केंद्र देखे गए हैं, वर्तमान में और क्या करने की आवश्यकता है जिससे हम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त कर पाए, यह सब बातें की जा रही है। जहाँ पर कमजोरियाँ, ग्रोथ की बात की जा रही है, विकसित राष्ट्र बनाने के लिए तीसरी पीढ़ी के जो सुधार बेहद अहम है। तीसरी पीढ़ी का सुधार क्या है, तो इस तरीके से कुछ चीज़ों को ध्यान रखें, उसमें कुछ लिस्टेड है। तो सबसे पहले याद रखना है, हमको न्यायिक व्यवस्था में सुधार करना है। न्यायिक व्यवस्था में सुधार करने का अर्थ है न्याय में देरी से भी न्याय देना एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। तो ध्यान रखिए, न्याय में देरी न्याय से इनकार के समान होता है। हमारे यहाँ लगभग 6 करोड़ से अधिक फाइलें के यहाँ दबी हुई, कहीं ना कहीं क्या होता है 6 करोड़ से ज़्यादा मामले लंबित है, वो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जो हमारा लोअर कोर्ट है उसकी टोटल की बात कर ले। तो इसके लिए नए नए विकल्प हमको तलाशने होंगे। जैसे आपको न्याय मित्र को और भी मजबूत करना होगा, ग्राम अदालतों को और मजबूत करना होगा, लोक अदालत को और मजबूत करना होगा, है ना। इस तरीके के नए नए कॉन्सेप्ट, या हमें केस स्टडी दूसरे देशों से करनी होगी, जिसमें हम बात करते हैं आपको सिंगापुर और ब्रिटेन जैसे देशों का हम केस स्टडी ले सकते हैं, जहां पर विशेष क्या लगाया गया, विशेष व्यवसायिक अदालतें लगाई गई, जहां पर स्थापित जो कारोबारियों को विवादों के समाधान में वर्षों के रोड़े को कम करते हुए उसके हफ्तों में कर दिया। अर्थात हम इस प्रकार के केस स्टडी सीख कर दूसरे देशों से अपने डेलीगेशन को भेजे, वहाँ पर उनके केस स्टडी की पढ़े और अपने देश में लागू करें। केवल बातों से है ना सुधार नहीं होता। न्यायिक व्यवस्था में अगर हम बात कर रहे हैं कि बहुत से संरचनात्मक बदलाव है, नियुक्तियों से लेकर उसके कार्यकरण करने की शक्ति में, प्रशासनिक बदलाव में, पर हालांकि जानते होंगे आप लोग कुंडली मार के लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा सा भी कुछ चूचा होता है तुरंत बोल देते हैं कि हमारे, जैसे ही आपको याद होगा न्यायिक नियुक्ति को लेकर कुछ बदलाव के केंद्र बिंदु लाए गए थे। मैं लगातार इस बात को बोलता हूं, एक बार में ही प्रथम दृष्टया देखकर यह बोल देना कि यह कानून खराब था, यह वो दर्द को बता रहा है कि आप सत्ता का अभ्यास छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो यह समझिएगा, सत्ता का अभ्यास, मैं आपको बार बार बोलता हूं, अभ्यास, सत्ता का अभ्यास एक ऐसा शब्द है ना जहां पर हम और आप सभी इसी के लिए प्रदर्शित है, इसी के लिए प्रयासरत है। तो यह छोड़ना नहीं चाहते। पहले हमारे देश में हमारे लोगों तक सर्वोत्तम न्याय जाना चाहिए, न्यायिक व्यवस्था जानी चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है, न्यायिक व्यवस्था जानी चाहिए। इसमें केवल सरकार ही भागीदार नहीं हो सकता, उसमें उस संस्था के लोगों को भी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। इसका एग्जाम्पल आप हाल ही में देख सकते हैं, जब उपराष्ट्रपति के द्वारा कुछ बातें की गई, जो आपको पैसे मिले थे किसी जज के घर में, उसके लिए क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, कोई स्पष्ट धाराएं पता नहीं चल पा रहे, कुछ बातें नहीं पता चल पा रही है, और सब बोल रहे हैं न्याय का मूर्ति हम बने हुए हैं। तो यहाँ पर सोचना होगा कि जब हम बात कर रहे हैं विकसित देश सबसे इम्पॉर्टेंट है, देश की संप्रभुता इंपॉर्टेंट, देश का लक्ष्य सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसमें सभी की सहभागिता होनी आवश्यक है। तो इसी के लिए ध्यान रखिएगा, भारत में न्याय पाने एकमात्र तरीका महंगे वकीलों की सेवाएं लेने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। अगर हमें न्याय प्राप्त करना है तो हम सुप्रीम कोर्ट के महंगे महंगे वकीलों को रख ले तो हमें न्याय जल्दी मिल जाएगा। रीज़न उसके पीछे उनकी एक सिंडिकेट कॉन्सेप्ट चलता है, जिसके माध्यम से सारी चीज़ें आसान करा दी जाती है, जल्दी न्यायिक व्यवस्था, जल्दी आपको नंबरिंग मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो हमारे देश में बहुत बदलाव की ज़रूरत है। डिजिटल फाइलिंग, इसके साथ फास्ट ट्रैक, व्यावसायिक पीठों, मध्यस्थता को बढ़ावा देने वाली नीतियाँ, भारत को इसके लिए और भी व्यवस्थाएँ करनी होगी, कारोबारी कॉन्सेप्ट को लागू करना होगा, जिससे हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ जो न्यायिक व्यवस्थाओं में फंसी हुई है वो कहीं ना कहीं सुधार किया जा सके। ये सब सारी फैक्ट को याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त क्या होगा दूसरा, कि हमको श्रम सुधार करने होंगे। हालांकि सरकार इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है, ऐसा नहीं कि सरकार नहीं कर रही है, फिर भी कुछ बदलाव, केस स्टडी सीखने की जरूरत है। जैसे चीन से हमको सीखने की जरूरत है, जर्मनी से सीखने की जरूरत है, जहां पर उसने अपने जो श्रम सुधारों में
कॉन्सेप्ट लाया जहां पर श्रम सुधारों को लागू किया और कंपनियों के लिए नियमों को पालन करने के लिए आसान बनाया। ऐसा नहीं कि केवल थोप दिया गया, केवल कंपनी पर डाल दिया गया कि जैसे भी आप देखे होंगे H1B वीज़ा, अब कंपनियों से बात तक नहीं की गई है। भाई हाँ, तुम भारत जैसे देशों से आउटसोर्सिंग करके लोगों को ला रहे हो और जब हम ये लगा देंगे तो तुम हाँ कैसे रन करोगे। तब सारी कंपनियां इसी सर माथा खुजला रही है कि हम इसका विकल्प कैसे तलाशेंगे, कैसे हम भारत जैसे देशों से सस्ते पेशेवरों को लाकर हम अधिक मुनाफा कमा पाएंगे। तो यह क्या होता है, वन तरफा नियम कानून नहीं लगना चाहिए। कहने का अर्थ यह है, जब भी नियम आप लाइए तो उससे नियम से जुड़े लोगों से, जो भी जुड़े लोग होंगे, उपभोक्ता होगा, नियोक्ता होगा, संस्थाएं होंगी, क्या होंगे, उससे बात कीजिए। उसके बाद जो सबसे बेस्ट नियम कानून हो सकता है, एक राउंड टेबल बैठ के उसके बाद नियम को बनाइए ताकि उसका आउटपुट अधिक मिल पाए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो हमारे यहाँ इस प्रकार के आउटपुट ओरिएंट कॉन्सेप्ट डेवलप करने की आवश्यकता है। जहाँ पर हम बात करते हैं जर्मनी का, जिसमें फ्लैक्सी सिक्योरिटी मॉडल दर्शाया गया, जब कामगारों को बेरोजगारी बीमा और पुनः परीक्षण की सुविधा से आपको कंपनियां नियुक्त करती है। अगर कंपनियां उसको जॉब नहीं दे पाती थी तो क्या होता है, उसको क्या करती है, इस प्रकार बेरोजगारी बीमा सरकार करके देती थी। इस तरीके से क्या जो रोजगार पाने के लोग हैं उनको भी एक बेहतर सुविधा मिल जाती है। हमारे क्या होता है, बेरोजगारी भत्ता दे दिया जाता है, बेरोजगार भत्ता दे दिया जाता है। अब भत्ता मान लीजिए 1,000 रुपया, कहीं 2,000 रुपया है, कहीं 3,000 रुपया है, अलग अलग राज्यों में। अब है उस बेरोजगारी भत्ता का लोग कैसे उपयोग कर रहे हैं उसको पता ही नहीं चल रहा है। कोई सिगरेट पी के उड़ा रहा है क्या, कोई ज़रूरतमंद चीज़ों को लेकर खर्च कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलूँ, एग्जाम्पल के तो लोगों को लैपटॉप दिया गया था, याद है, लैपटॉप दिया गया, बहुत सी सुविधा, बहुत से लोग इसके विद्यार्थियों ने इसका सदुपयोग किया, बहुत से लोगों ने मिसयूज किया है। तो यह भी एग्जाम्पल के तौर पर आप इसे देखिएगा। तो ऐसे नियम कानून होने चाहिए जिससे उस खास सेक्टर को लाभ मिल पाए। नेक्स्ट है भूमि सुधार में हम बात करते हैं। सबसे विवादित संसाधनों में हमारे देश में है कि लैंड जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबसे बड़ी समस्या के तौर पर बात करते हैं। जैसे हाल ही में बिहार में महाअभियान चलाया जा रहा है, बिहार में महाअभियान चलाया जा रहा है, किसके लिए, जमीन के खतियान को हस्तांतरण करने के लिए या उससे संबंधित विवादों के समाधान के लिए। तो इसको और भी अन्य राज्यों में भी लागू करने की आवश्यकता है, साथ ही साथ देश के मॉडल पर लागू करने की आवश्यकता है, ताकि लोग अस्पष्ट स्वामित्व और प्रशासनिक बाधाओं की बुनियादी ढांचे के अवसर परियोजनाओं को देरी के कारण जो कारक बन रहे हैं उसको कम किया जा सके और लोगों तक पुराने रिकॉर्ड्स जो हमारे उसको नवीनतम किया जा सके और लोगों को क्या किया जा सके, इसके लिए एक्टिव किया जा सके। साथ ही साथ ध्यान रखिए, इसके लिए हम थाईलैंड और वियतनाम के मॉडल को अपना सकते हैं, जहां पर पारदर्शी भूमि स्वामित्व प्रणाली को अपनाया गया है। यहाँ पर ध्यान रखिए, विदेशी निवेशक आया, किसानों की आय में सुधार हुआ। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हम केवल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख रहे होंगे, अभी सुन रहे होंगे कि अडानी को बिहार में कुछ ज़मीन दिया गया है। आप सुनेंगे 1 रुपया के दर से 1 रुपये के दर से दिया गया है प्रति वर्ष। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यह नियम कानून सभी राज्यों में लागू है, ऐसा कि बिहार में नहीं है। उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो सब कुछ चलता है वो सही नहीं होता है। ऐसी हमारे देश में नीतियां हैं कि जो उद्योगपति है, बड़े एस्पेक्ट में पूंजी निवेश करते हैं, उनको रिलीफ दिया जाता है। इसके लिए सरकार क्या करती है, जमीन बाजार दाम पर खरीदती है, किससे, किसानों से, और इसको न्यूनतम दरों पर उद्योगपतियों को देती है। हर राज्य में ऐसा किया जाता है, ऐसा नहीं। पर ध्यान रखिएगा, इसमें अडानी क्या उस क्षेत्र में लाभ दे सकता, इसका आकलन करने वाली कमेटी होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, जो जमीन देगा, जो मालिक होगा, उसको अधिकतम लाभ मिल पाए। तो यह कॉन्सेप्ट अपनाने की आवश्यकता हमारे देश में। तो क्या होगा, इसके सुरक्षित संपत्ति अधिकार आर्थिक विश्वास की नींव बन पाएगी। यह एक लाइन याद रखिएगा, कोटेशन, सुरक्षित संपत्ति अधिकार आर्थिक विश्वास की नींव है। तो इस तरीके से कुछ बदलाव के तत्व देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ एक पीटी फैक्ट लीजिएगा, इसी से जुड़ा हुआ एक है पीटी फैक्ट, जहाँ पर विश्व बैंक भूमि सम्मेलन आपको 2025 5 से 8 मई 2025 को वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया, जिसमें बहुत से भूमि सुधारों के संबंध में चर्चा की गई थी। कभी टॉपिक आएगा उस पर हम चर्चा करेंगे।
अभी बहुत लंबा समय है, टेंशन नहीं लीजिए। इसके अलावा आपको सामाजिक सुरक्षा कवरेज की बात करें, उसमें और भी बदलाव करने की बात हो रही है। जहां पर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा लगातार 2015 से लेकर अगर बात करें 2025 तक हमने सुधार बहुत देखे। 64% जो है 64.3% लोग अब सोशल जो सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना है उसमें शामिल हुए। हालांकि अभी और भी आंकड़े आने की जरूरत है जहां पर हम बेहतर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, करोड़ों लोग सामाजिक सुरक्षा के बिना काम कर रहे हैं, जहां पर सामाजिक सुरक्षा कवर उपलब्ध न होने से लोग जोखिम में लोग रहते हैं, डरते हैं काम करने से, जोखिम भरे। वहीं गरीबों की दुष्कर्म जो है वो भी इसमें भी फंसे रहते हैं। तो यहाँ पर दो देशों का मॉडल हम ले सकते हैं, जैसे आपको ब्राज़ील और एक मैक्सिको का, जहाँ पर ब्राज़ील के बोल्सा फैमिलिया और मैक्सिको का प्रोस्पेरा कार्यक्रमों की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कैश ट्रांसफर के जरिए लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। जैसे हमारे देश में पहले से भी चला जा रहा है डीबीटी, डाइट बेनिफिट ट्रांसफर है ना, डीबीटी वैसे ही कुछ कॉन्सेप्ट है। तो इसमें कुछ बदलाव हम केस स्टडी ले सकते हैं उन राज्यों का दौरा करके, उन देशों का दौरा करके। वहाँ से अगर हमारे डीबीटी में और भी कुछ बदलाव हो सकते हैं, लोग तो सामाजिक सुरक्षा के लिए और भी विकल्प तलाशे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, डाइट बेनिफिट ट्रांसफ़र हमारे यहाँ मॉडल पहले से ही दुनिया भर में सराहना हो रही है, इसे और भी हम मजबूत बना सकते हैं। क्या सभी व्यक्तियों तक डीबीटी जो जिसको हम लाभ देना चाहते हैं, क्या उस तक डीबीटी की लाभ पहुंच पा रही है? उसमें कुछ टैक्स तो काट नहीं लिया जा रहा है जो लोकल लोग होते हैं उनसे, जो क्या रंगदारी टैक्स मांगते हैं, उस प्रकार की बात मैं कर रहा हूं। तो उस समय सुधार की जरूरत है। पेंशन, बेरोजगारी भत्ते, सबके लिए स्वास्थ्य बीमा तक करना चाहिए ताकि हम और भी इस क्षेत्र में बदलाव कर सके और लोगों तक सामाजिक सुरक्षाएं दे पाए। तो ये सब सारे फैक्ट को याद रखिए। इसके अतिरिक्त बात करते हैं राज्यों को वित्तीय और कानूनी सहायता देने की, स्वायत्तता देने की आवश्यकता। यह सबसे बड़ा प्रश्न है और सबसे बड़ी समस्या राज्य और केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को लेकर बदलाव के तंत्र को लेकर। ये लगातार आपसे मेंस में प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। केंद्र राज्य संबंध में कैसे केंद्र और राज्य अपने अधिकार क्षेत्रों तक सीमित रहें, अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन करें, एक सबसे बड़ा प्रश्न है। तो उसी संदर्भ में ध्यान रखिए, स्थानीय समाधान की मांग करता है। जहाँ पर विविधता हमारे देश में इतना है तो हम कैसे स्थानीय समाधान कर पाएंगे, राज्यों के हित को कैसे सुरक्षित कर पाएंगे? इसके लिए ध्यान रखिए, दिल्ली से ही केवल हम एक नियम नहीं ला सकते। हम जैसे पहले योजना आयोग में होता था, केंद्र से क्या होता था कि योजना आयोग एक नियम कानून पास करते थे, राज्यों तक जाते जाते जो पूंजी आपको दी जाती थी उसका 80% क्या होता था, रास्ते में खपत हो जाता था। उसके और नीचे जाते जाते कुछ रुपया हमारे पास उस योजना के मद के पहुंचते थे। अब ध्यान रखिएगा, इसके साथ साथ एक तरफा नियम होता था, एक तरफा आपको निर्णय लिया जाता था। केंद्र बोल दिया एक है ना, तो राज्य के नीचे स्थानीय प्रशासन में एक कर रहा है और उसकी आवश्यकता जेड है। तो समझने की आवश्यकता है कि जैसा आउटपुट हमें नीचे से मिलेगा वैसे इनपुट हमको देने की आवश्यकता है। जैसे नीति आयोग को फाइनेंशियली कुछ नहीं दिया गया, फिर भी वो बेहतर काम कर पा रहा है, क्योंकि आउटपुट और इनपुट वाला कॉन्सेप्ट अपना के चल रहा है। डाउन टू अर्थ टू अप वाला कॉन्सेप्ट अपना के चल रहा है। चलिए, इसी तरीके से अमेरिका और चीन का हम यहाँ एग्जाम्पल ले सकते हैं, जहाँ पर राज्य टैक्स प्रोत्साहन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कुशल कामगारों के लिए पेश कंपनियाँ आकर्षित करती है। जैसे आपको याद होगा, अभी मैंने कल ही चर्चा किया था किस तरह कंपनियाँ अपने नियोक्ता, अपने जो कामगार हैं उनको लाने के लिए सपोर्ट करती है। तो ऐसे ही हमारे देश में भी कुछ कंपनियों को निवेश के लिए बढ़ावा आकर्षित करने के लिए हमें और भी सरल आपको स्वायत्तता, कानून स्वायत्तता देनी होगी। इसके साथ साथ चीन के प्रांतों को अनुमति है कि वह बाजार सुधारों को लेकर जो प्रयोग कर सकते हैं, जो रुपये का प्रयोग है या उसके यांग में, याद ध्यान रखिएगा, जो उनकी मुद्रा है उसके में बदलाव कर सकता है, राष्ट्रीय स्तर पर लागू कर सकता है। भारत राज्य को नवाचार की स्वतंत्रता देनी होगी। राज्यों को यह देना होगा हक कि आप अपने राज्य के क्षेत्र में, मान लीजिए एक राज्य है, भारत का कोई एक राज्य है, ये छोटा सा राज्य है, इसमें बेहतर प्रबंधन करने के लिए वित्तीय
कानूनों का क्या करना है, कानूनों का बदलाव कर सकते हैं। उसके लिए केंद्र को हमेशा उसके लिए सहयोग के संदर्भ में रहना चाहिए, निवेश को लाने के लिए उसके साथ साथ में खड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारा क्रेडिट केंद्र की सरकारें लेनी चाहे। तो ऐसा देखिए, सरकार जब तक हम सहकारी संघवाद का कॉन्सेप्ट लेके नहीं चलेंगे तब तक हम ये सब चीज़ें प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो सहकारी संघवाद आपको यहाँ से प्रश्न पूछेगा, केंद्र और राज्य के बीच सहकारी संघवाद कितना वित्तीय स्वायत्तता को सुनिश्चित कर सकता है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। वैसे ही अनुच्छेद 248, 249, 250, 252, 253 और 254 और साथ ही साथ 256, 57 और 65, ध्यान रखिएगा 365 जो है वो जो केंद्र राज्यों के बीच संबंधों को स्थापित करने वाले संवैधानिक प्रावधान है, उसमें भी कुछ संरचनात्मक बदलाव की आवश्यकता है, ताकि जो केंद्र और राज्य के बीच जो संबंधों को लेकर जो चल रहे हैं बदलाव के मांग, उसको और भी मजबूती दी जा सके। तो कुल मिलाकर बात यह हो रही है। इसके अतिरिक्त ध्यान रखना है, इसके अतिरिक्त वित्तीय स्तरीय पर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है। जैसे भारत लॉजिस्टिक जो हमारे, एक सेकंड चलिए, लॉजिस्टिक कॉस्ट जो हमारे देश में है, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारे 14 से 18% है। ध्यान रखिएगा, जो वहीं चीन यह 8% लेकर चलता है। हमारे यहाँ एक वस्तु को दूसरे वस्तु तक ले जाने का जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, माल वहन करने के लिए जो वस्तुओं को टैक्स दिया लगता है, खर्च करता है, हम बात करते हैं खर्च, जिसमें टैक्स से लेकर सारी रोड भी सभी चीज़ें आ जाती है। अगर ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जाने की बात कर रहे हैं तो इसमें हमको 14 से 18% तक खर्च हो जाता है, जो वस्तु का मूल्य होता है उसके अनुपात में। तो ध्यान रखिएगा, इसको कम करना। वही चीन जैसे देशों में या अंतर्राष्ट्रीय दरों पर हम बात करें तो ये मात्र 8 रुपया है। तो यह भी चीज़ें याद रखिएगा। लॉजिस्टिक कॉस्ट में भारतीय उत्पाद कम प्रतिस्पर्धी है, जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है। सीधा सा अर्थ है कि वो जो रोड पर खर्च हो रहा है, जो मालिक होगा वो किससे पैसा लेगा, और हमसे आपसे पैसे लेंगे, तो जिसके लिए वो मूल्य को ही बढ़ा कर रखता है। इसके लिए दक्षिण कोरिया, जापान जैसे देशों का हम मॉडल ले सकते हैं, जहां पर केस स्टडी सीख सकते हैं, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनी विकास गाथा की रीढ़ बनाया, परिवहन और ऊर्जा को भारी निवेश किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना निवेश कर दिया कि लॉजिस्टिक खर्च ही कम हो गया। तो लॉजिस्टिक खर्च को जितना कम कीजिएगा, वस्तु के मूल्य में उतनी ही कमी होगी, उसी के अनुपात में होगी। तो आपको ये अभी व्यवस्था करना, अर्थव्यवस्था को एकीकृत करने, लॉजिस्टिक कास्ट को कम करने, राजमार्गों, बंदरगाह, रेल, डिजिटल कनेक्टिविटी को और भी उन्नत करने के लिए सरकार काम कर सकती है। हालांकि भारत पहले से ही बहुत से काम कर रही है, जैसे 10 मॉडल कार्य लेकर चल रही है इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, जिसमें कुछ है जैसे आपको औद्योगिक गलियारे, स्मार्ट शहर कॉन्सेप्ट लेकर चल रही है, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान कार्य कर रहा है, भारतमाला परियोजना आपको चल रहा है, डिजिटल मार्ग पहल को लेकर चल रही है सरकार, पश्चिमी समर्थित माल ढुलाई गलियारा जिसमें WDFC इस तरीके से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वाला गलियारा लेकर चल रही है। उड़ान योजना के तहत लोगों को कनेक्टिविटी दे पा रही है, ताकि छोटे शहरों को जोड़ा जा सके। उसके साथ साथ नवीकरणीय ऊर्जा पार्क निर्माण, ताकि ऊर्जा आपूर्ति को और भी आबाद बनाया जा सके और भी स्वच्छ बनाया जा सके। हाई स्पीड रेल परियोजनाएं लागू की, जिसमें आपको सेमी हाई स्पीड और सुपर हाई स्पीड कॉन्सेप्ट भी डेवलप किया गया है, जिसमें आपको बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट भी आता है। फिर पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा लक्ष्य 2030 लागू किया गया। यहाँ पर हम इस क्षेत्र में बेहतर आपको परिवहन विकल्प दे पाए। तो इस तरीके सरकार काम कर रही है विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, पर हमारे यहाँ कॉस्ट ही ज़्यादा पड़ जा रहा है। तो उसके लिए सरकार को केस स्टडी करने की आवश्यकता और भी बेहतर करने की आवश्यकता, ये सब चीज़ें याद रखिए। नेक्स्ट है इसमें आपको विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर में जब हम बात करते हैं तो ये इसके लिए हमको क्या करना होगा। भारत लॉजिस्टिक जो आपको 14 से 18% है, तो भारत सरकार लॉजिस्टिक नीति पीएम गति शक्ति 2030 का मॉडल लेकर चल रही है। तो ध्यान रखिएगा 8% करने का लक्ष्य रखा। 2030 तक हम 8% तक लॉजिस्टिक क्या है, टैक्स जो है हमारा जो अभी 14 से 18% है कुल GDP का, उसको कम करके 8% करना। इसके लिए बहुत से कार्य उसके द्वारा की जा रही है, तो इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है। तो इसके लिए क्या है ना, हमें केस स्टडी करने की आवश्यकता है। अन्य देशों के साथ जाकर हमें और भी रोड मैप तैयार करने की आवश्यकता हो जाएगी। इसके बाद कामगारों को मिले लाभ सुरक्षा, तो 90 करोड़ लोग जो कामकाजी उम्र के हैं, उसमें से ध्यान रखिएगा जो अनौपचारिक है, जो फॉर्मल क्षेत्र में काम कर रहे हैं, करीब 7 करोड़ लोग हैं। 83 करोड़ लोग अनौपचारिक
अर्थव्यवस्था के हिस्से से जुड़े, अर्थात उनका कोई व्यवस्था ही नहीं है। कैसे उनको ट्रीट किया जाएगा, कैसे उनको वेतन भत्ता दिया जाएगा, कैसे उसको सामाजिक बीमा दिया जाएगा, ये चीज़ें हो ही नहीं पा रही। हालांकि कागज़ों में आप देखते होंगे 64% तक क्या है कि हम सामाजिक सुरक्षा दे पा रहे हैं, पर वास्तविक रूप से जो हम 83 करोड़ लोग की बात कर रहे हैं, उसमें कितने लोगों तक बीमा लगातार वो अंतिम समय तक चलता रहता है। तो यह चीज़ें याद रखें। हालांकि इसके बीच में सरकार ने आपको प्रधानमंत्री बीमा योजना लेकर आए थे उस तरीके से कुछ कुछ योजनाएं चले, जैसे आपको याद होगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जैसी पेंशन योजना है, आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य बीमा योजना है, ई श्रम पोर्टल जिसमें हम निबंधन कर सकते हैं। सरकार इसके लिए काम कर रही है। हालांकि ध्यान रखिएगा, इसको और भी बेहतर करने के लिए हम इन राज्यों का दौरा कर सकते हैं, चीन और ब्राज़ील का, जहाँ पर कंपनियों को टैक्स छूट दी जा रही, कारखानों में अनौपचारिक फॉर्मल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए चीन लगातार प्रयासरत है। अपने कामगारों को और भी जो उसके जो बेरोजगारी भत्ते, जो जब बेरोजगार रहते थे तो आक्रामक स्थिति में रहते थे, तो हमेशा वो राज्य के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, चोरी डकैती या मार काट जैसी चीज़ों में लिप्त रहते हैं। जब बेरोजगार लोग रहेंगे खाली से दिमाग शैतान का, तो यह ध्यान रखिएगा। उसके लिए औपचारिक अर्थव्यवस्था को हिस्सा बनाया, और इस तरीके से क्या हुआ, आप आज चाइना को देख सकते हैं, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था के तौर पर, जो हमसे 1 साल बाद क्या हुआ है, आज़ाद हुआ है। ये भी चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से हम बदलाव कर सकते हैं, हमें केस स्टडी करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर यही है कि जब हम 2047 की बात कर रहे हैं, 2047 की जब हम बात कर रहे हैं, एट द 2047 की बात करें तो संरचनात्मक बदलाव क्या हो सकता है, आपसे प्रश्न पूछेगा। बदलाव के तंत्र क्या है, तो आपसे प्रश्न पूछेगा, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो एक प्रश्न ले लीजिए, विकसित भारत का मार्ग में संरचनात्मक समस्याओं के समाधान के गर्त में है। जो भारत का विकसित मार्ग है ना, उसका जो संरचनात्मक समस्याओं का जब तक हम समाधान नहीं ढूंढेंगे तब तक वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। तो इस कथन की विवेचना करिए, 250 शब्दों में अपना उत्तर दीजिएगा। और इसके लिए आपको डीएनए का जो ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया गया उसमें आप शेयर कीजिएगा। ओपन ग्रुप होगा, वहाँ पर शेयर कर सकते हो। पेड बच्चों के लिए होता है, ये ध्यान रखिएगा। और जाइएगा ऐप पर, जाइएगा जो नया ऐप बना हुआ है उस पर, उससे आप उसे परचेज कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा टॉपिक है, ये तीसरा टॉपिक है, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को दी मान्यता। जैसा कि आप लोगों को पहले भी याद होगा, द्विराष्ट्र को लेकर आपको दिसंबर 2024 में एक बैठक होती है संयुक्त राष्ट्र संघ में, जहां पर जो बहुत से देशों ने, लगभग 147 देशों ने, आंकड़े बदले थे, 147 देशों ने जो फिलिस्तीन को मान्यता देने से संबंधित जो प्रस्ताव था उस पर मोहर लगाई थी। तो वहां से मांग उठी थी कि अगर इजराइल 21 सितंबर तक कोई फैसला नहीं लेता है 2025 तक फिलिस्तीन को लेकर, तो ये जो राष्ट्र है ना, जिसमें ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, उसको मान्यता दे देंगे। वही बात आज आई, आज 22 सितंबर है, तो कल ही मान्यता मिल गया, इन राज्यों के द्वारा मान्यता दे दिया गया। तो अब क्या होगा, इसके बाद अमेरिकी हित प्रभावित होंगे इन देशों के साथ। जो अमेरिका इसका अगुवा बना करता था, हम नाटो की बात कर लें, नाटो संगठन में बात कर लें, या विभिन्न बहुराष्ट्रीय संस्थाओं में बात कर लें, संयुक्त राष्ट्र में बात कर लें, अमेरिका के विरुद्ध जाकर ये सब सारे लोगों ने क्या किया है, कदम उठाया है। तो अमेरिका जो लॉबी है वो प्रभावित करेगा इन सारी चीज़ों को, द्विराष्ट्रीय संबंधों को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ से चीज़ें आपको ध्यान रखना है, प्रश्न पूछ सकता है प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में, सभी जगह। खास कर ध्यान रखिए, मेंस में यहाँ से प्रश्न पूछेगा द्विराष्ट्रीय। यहाँ देखिए मेंस छूट गया है, तो मेंस लिखा हुआ है, सॉरी, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और टॉपिक है। चलिए, तो क्या है, ये आपको ध्यान रखना है, ये तीनों जगह पूछ सकता है। हाल ही में देखिए पीटी में प्रश्न कहाँ से पूछा था, अब बीपीएससी का एक एग्ज़ाम हुआ था जिसमें आपको, एसओ का एग्ज़ाम था जिसमें आपको यहाँ से ये बेल्ट के बारे में, जो नेट जेरम जो
कॉरिडोर है उससे प्रश्न पूछा है, छोटी सी पट्टी है आपको वहाँ से प्रश्न पूछा था, गाजा सिटी के बगल में है तो आपको गाजा स्ट्रिप जिसमें आपको शामिल है। तो ये सब प्रश्न आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं पीटी में, ऐसा नहीं कि नई चीज़ें आपको जोड़ने के लिए आपको वेस्ट प्रश्न पूछा जाता है। इजराइल को मेडिटेरियन सी से जोड़ने के लिए कौन से पट्टी का चर्चा था, तो यहाँ पे याद रखना इस प्रकार के प्रश्न बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट हाल ही में ध्यान रखना है इसके अतिरिक्त, जब इसके अतिरिक्त हम बात कर रहे हैं कि सेनेगल के द्वारा क्या किया गया, 3 दिसंबर 2025 को 193 सदस्यीय जो संयुक्त राष्ट्र है वहाँ पे एक प्रस्ताव लाया जाता है। अब बोला जाता है द्विराष्ट्र सिद्धांत में इजराइल और फिलिस्तीन के द्विराष्ट्र समाधान के लिए कुछ बातें होंगी, तो उसमें बहुत से देशों ने समर्थन किया, बहुत से देशों ने विड्रॉ कर दिया और कोई मत ही नहीं दिया। तो जिसमें कुछ देशों का नाम याद रखना है। जो दिसंबर में 157 देशों ने क्या किया, 157 देशों ने इसके समाधान पदार्थ शांति पक्ष पर वोट किया। मात्र 8 देशों ने, जिसमें अर्जेंटीना, हंगरी, इजराइल, माइक्रोनेशिया, नाउरू, पलाऊ और पापुआ न्यू गिनी और अमेरिका ने विरोध किया, यस वोट ही नहीं करते, हम नहीं करेंगे। तो इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा मतदान में हिस्सा नहीं लिया कैमरून, चेकिया, फिर इक्वाडोर, जॉर्जिया, पैराग्वे, यूक्रेन और जो उरुग्वे है, पैराग्वे, उरुग्वे, इन्होंने क्या किया, इस मतदान में भाग नहीं लिया। भारत की बात कर ले, भारत, फ्रांस और सऊदी अरब भी क्या किया, स्टैंड मोड में रहा। तो कुल मिलाकर बात करें कि जो 157 देशों ने जो समर्थन दिया इसको, इसने एक नए मांग को जन्म दे दिया कि अब वो बातें व्यवस्थाएं नहीं चलेंगी जो पहले से चली आ रही थी अमेरिकी लॉबी के माध्यम से या इजराइल के माध्यम से। अब एक समाधान ढूंढने की बात हो रही है जिसमें कुछ राष्ट्र, जिसमें हम बात करते हैं कनाडा की, ब्रिटेन की, ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से बोल दिया कि हम 21 सितंबर तक का एक डेट देते हैं, अगर आप तुम लोग इसको नहीं मानोगे तो क्या करेंगे, हम 21 सितंबर को इसको मान्यता दे देंगे, और जो दे दिया। अब ध्यान रखिए इसके बाद एक न्यूयॉर्क घोषणा आता है 25 पृष्ठों का, जहां पर जारी किया गया था इसी सम्मेलन में कि घोषणा दिया गया जिसके माध्यम से फिलिस्तीन राज्य की मान्यता को आह्वान किया गया था। 193 देशों में से 147 देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता उस समय इस घोषणा के माध्यम से दे दी थी। हालांकि वोटिंग ध्यान रखिएगा 157 लोगों ने किया था, मान्यता 147 देशों ने कर दिया, याद रखिएगा। तो इस तरीके से कुछ बदलाव के तत्व देखने को मिलते हैं। भारत क्या बोलता है इसी में, मंत्री स्तरीय प्रतिनिधित्व को भेजा और राजनीतिक संतुलन का संकेत दिया। हमेशा इन सब मुद्दों पर भारत इसी तरीके का स्टैंड लेता है, जहां पर भारत दोनों देशों के साथ संबंध बेहतर है, हम इजराइल की बात कर ले या हम फिलिस्तीन की बात कर, हमारे दोनों देशों के साथ संबंध बेहतर है। जहां पर हम दोनों के स्टैंड में क्या करते हैं, अगर हम किसी भी राष्ट्र को समर्थन करते तो हमारा मामला कश्मीर का भी है, तो उसमें भी कुछ बदलाव देखने को मिल जाते। इसलिए भारत क्या किया, रणनीतिक संतुलन को बनाए रखने की बात की, और वो फ्रांस और सऊदी अरब के साथ अनुरोध पर क्या हुआ, एक गुट बना लिया जिसके माध्यम से वो न तो बहिष्कार किया, न ही समर्थन किया, न ही स्टैंड लिया। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा, इस तरीके से अपने हितों को सुरक्षित करने का प्रयास किया भारत ने। तो यह चीज़ें याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त आपको यहाँ से पीटी में प्रश्न पूछ सकता है जिसको आप लोगों को याद करके जाना है, जैसे इजराइल किन देशों के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे आपसे प्रश्न पूछ सकता है। फिर आपको जो वेस्ट बैंक है वो किससे जुड़ा हुआ है, किस देश के साथ अपने भूमि साझा करता है, तो साथ ही डेड सी है किससे जुड़ा हुआ है, तो वेस्ट बैंक और इजराइल दोनों से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। सीरिया का, इजराइल का सबसे उत्तरी सीमा किससे जुड़ता है, तो आपको लेबनान और सीरिया से, तो यह भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो मैपिंग अच्छे से प्रश्न पूछिएगा। गाजा स्ट्रिप है, तो गाजा स्ट्रिप में आपको कहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, तो याद रखिएगा किस देश से गाजा स्ट्रिप मिलती है, तो इजिप्ट से मिलती है, मिस्र से मिलती है। तो ये सब सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं इस मैपिंग के माध्यम से। तो पीटी फैक्ट में सारी चीज़ें याद रखिए, खासकर इंटरव्यू में ये काम देगा, ये मैप को अच्छे से याद करके जाइएगा। इसके अतिरिक्त चलिए प्रश्न देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा 3 दिसंबर 2025 को किस विषय पर मसौदा प्रस्ताव स्वीकार किया? ऑप्शन है पश्चिम एशिया में तेल उत्पादन, फिलिस्तीन के प्रश्न पर शांतिपूर्ण समाधान, इजराइल की सुरक्षा नीति, संयुक्त राष्ट्र सुधार प्रक्रिया। तो यह दिए गए ऑप्शन के अनुसार आप उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। अभी हालांकि बहुत आसान उत्तर लग रहा होगा, प्रश्न बहुत आसान लग रहा होगा, पर यही कुछ महीनों के बाद बहुत टफ प्रश्न हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ चीज़ों को जरूर आप लोग देखिएगा
क्लियर है। इसके अतिरिक्त देखिए हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं करेंट अफेयर्स 2025 के लिए सीरीज लेकर प्रीमियम फीचर के साथ लेकर आए हैं। जल्दी यह शुरू हो जाएगा, तो आप दिए गए नंबर से कांटेक्ट करिएगा और चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। रेगुलर आपको चीज़ें अवेलेबल कराई जाएगी। आज से यह स्टार्ट हो गया है, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं, जिसमें हम लोग 71 बीपीएससी के लिए कंप्लीट जो मेंस स्ट्रेटजी है आपको लेकर आया गया, जिसमें मॉडल आंसर दिया जाएगा, क्रिप्स नोट्स दिया जाएगा, स्पेशल फोकस डीआई किया जाएगा, फोकस डीआई पर रहेगा, करंट पर रहेगा, फिर टेस्ट लाइव एसए का किया जाएगा, डीआई का टेस्ट लाइव किया जाएगा, ताकि आप उन गलतियों को करने से पहले ही रोका जा सके जो गलतियां एग्जाम हॉल में हो जाती है। इसमें टोटल 85 टेस्ट लिए जाएंगे, जहां पर 70 टेस्ट होंगे डेली मेंस आंसर राइटिंग पर। बहुत ही क्रिप्स तरीके से हम चीज़ों को हम लोग बनाए हैं ताकि आप इसका अधिकतम लाभ ले पाए। सेक्शनल टेस्ट 9 है और आपको एफएलटी इसमें 6 रखा गया। इस तरीके से बेहतर आपको गाइड किया जाएगा। साथ ही साथ ईडीएनई भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। 71वीं मेंस और 70वीं इंटरव्यू के लिए काफ़ी लाभदायक होता है, तो यह लाभ ले सकते हैं आप। जो बच्चे मेंस देंगे इस बार बेहिजक इससे जुड़िए, अफोर्डेबल प्राइस पर है। और हमारा जो निर्देशन में आपको जो चीज़ें दी जाती है, टू द पॉइंट बात की जाती है, टू द पॉइंट जो बात की जाती है वो आप उससे लाभ ले सकते हैं। नो बकवास, सीधी बात, एग्ज़ाम क्रैक करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए लगातार प्रयास करना होता है, इधर उधर की भावनाओं में बहकर काम नहीं करना होता है। तो ये सब चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हैं हमसे। चलिए आगे बात करते हैं पैसिफिक रिस्ट 2025। देखिए 2025 जो है आईएनएस निस्तार, इसमें 14 सितंबर 2025 को सिंगापुर के चांगी में पहुंचा और 15 सितंबर से जो यह बहुराष्ट्रीय द्विवार्षिक जो रिच है, जो आपको पैसिफिक रिच जो अभ्यास होता है, वो ध्यान रखिए पनडुब्बियों के बचाव के लिए या सैन्य अभियान समुद्र में कैसे किया है उसके लिए यह गया है। अब ध्यान रखिए 18 जुलाई 2025 को कमीशन किया गया है यह हमारा आईएनएस निस्तार। और यह निस्तार क्या भारत में 80% यह भारतीय स्वदेशी उपकरणों से बना हो। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है, ये सब चीज़ें याद रखिएगा। और यह जो पैसिफिक रिच 2025 है उसकी शुरुआत 1996 से शुरू होता है और वर्तमान में यह 9वां संस्करण, इसका याद रखिएगा 9वां संस्करण सिंगापुर में आयोजित किया जाए। सब फैक्ट तो थोड़ा सा रिवीजन करके जाना, पीटी फैक्ट है और कुछ नहीं है। चलिए इससे संबंधित एक प्रश्न ले लीजिए फटाफट। कि प्रश्न है कि भारतीय नौसेना का नवीनतम स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ड्राइविंग सपोर्ट वेसल, जिसे डीएसवी कहते हैं, कौन सा है? आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विस्तार, आईएनएस अरिहंत, आईएनएस कलवरी। तो ये सब सारे फैक्ट आपसे प्रश्न के तौर पर पूछ सकता है, तो आपको जरूर इसका रिवीजन करके जाना है, कमेंट सेक्शन में उत्तर देना है। चलिए लास्ट टॉपिक है, यह भी पीटी फैक्ट है, तो इसको भी देख के जाना है। हालांकि आपको याद रखना मेंस वाले बच्चे, यहाँ से कुछ फैक्ट निकलेगा आपको 22 तारीख से 23 सितंबर तक यह होने वाला है, आज और कल। तो इसमें कुछ आएगा तो आपको वहाँ पर मैं न्यूज़ दे दूंगा, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर देख लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, जैसे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साथ आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा एक नया कॉन्सेप्ट के साथ 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन जो ई गवर्नेंस को लेकर, कैसे हमारा ई गवर्नेंस ई कॉन्सेप्ट को बेहतर बना सकता है, सेवाओं की आपूर्ति बेहतर कर सकता है, लोगों तक पहुंच बेहतर कर सकता है, उसके लिए ई कॉन्सेप्ट जो हम लोग दे रहे हैं, ई जीओ भी कैसे हम उस पर काम करेंगे। तो इसके लिए एक सम्मेलन विशाखापत्तनम में हो रहा है, जिसमें आपको ध्यान रखना है, इसका थीम है विकसित भारत सिविल सेवा डिजिटल परिवर्तन। आपको थीम विषय याद रखने हैं, इससे संबंधित प्रश्न आपको पीटी में पूछा जा सकता है। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा, आप ध्यान रखिएगा। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और भारत सरकार के जो मंत्री हैं आपको जितेंद्र सिंह, बहुत से स्वतंत्र प्रभाव को लेकर चल रहे हैं जितेंद्र सिंह, और ध्यान रखिए उप मुख्यमंत्री जो आंध्र प्रदेश के हैं पवन कल्याण, और उसके साथ साथ मंत्री हैं उनके वहाँ के एन लोकेश, सभी लोग शामिल होंगे इस बैठक में, ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा आपको यहाँ से प्रश्न, आपको मेंस में प्रश्न बनाया जाएगा, तो परसों आप लोगों को इससे संबंधित मेंस के लिए फैक्ट देंगे, जहां 23 सितंबर को समाप्त हो जाए तो वहां पर क्या निर्णय लिया गया ई गवर्नेंस को लेकर, और भी प्रशासन को बेहतर करने के लिए कैसे कार्य किया जा सकता है, तो उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट आपको मैं दूंगा। चलिए लास्ट प्रश्न है, इसका रिवीजन करके जाइएगा। लास्ट प्रश्न क्या है कि 28वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन किन मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, विदेश मंत्रालय के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं उससे देखिएगा, केवल 1 2, केवल 2 3,
केवल 1-4, केवल 3-4। तो सही उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। उम्मीद करता हूँ ये उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए कल फिर हम लोग मिलते हैं नए न्यूज एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे साथ समय देने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए और अपने नॉलेज को इन्हांस करने के लिए प्रीलिम्स मेंस एग्जाम इंटरव्यू ओरिएंट। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।